अच्छा जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि हम हमेशा से जो ख़ास तौर पे ये जिगर की पेवंदकारी के हवाले से पाकिस्तान में कोई इस तरह की स्पेशलाइजेशन थी नहीं, और लोग जाते थे हमसाया मुल्क या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ और इंस्टीट्यूशंस हैं। अब इंडिया, तुर्की PKLI वगैरह। एग्जैक्टली और अब ये माशाल्लाह एक वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशन हमारा बन गया। PKLI कब बना और इसके क्या बुनियादी मकासद थे और आप लोगों की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची? थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन। देखिए PKLI जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये प्रोजेक्ट है। तो आई थिंक इसका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो तो 2015 और 16 के टाइम्स में डिस्कस हुआ। उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये पंजाब के वज़ीर आला थे, और आई थिंक एज अ चीफ मिनिस्टर वो बहुत से लिवर पेशेंट्स को इंडिया और चाइना के लिए फंडिंग करते थे। तो उस वक्त चूँकि लिवर ट्रांसप्लांट इतना ज़्यादा होता नहीं था, तो ही वांटेड के कोई लिवर का सेंटर जो है वो। इसके दो नुकसान थे, एक तो आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भी इस्तेमाल होता था, Yeah. और मरीज़ को और ज़्यादा तकलीफ में ट्रैवल भी करना पड़ता था अपना इलाज ऐसे ही कराने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। प्लस अपने वतन से दूरी की भी बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ऑफ कोर्स देखें जी, एक बीमारी हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा बाहर आना, फिर अपने घर से दूर इंडिया और चाइना में जाना, तो ये बड़ा तकलीफ़देह मरहला होता है सबके लिए। और पाकिस्तान में चूँकि ये फैसिलिटी बहुत लेट शुरू हुई, तो 2012 में मतलब हम लिवर ट्रांसप्लांट इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शुरू कर चुके थे, और फिर रेगुलर बेसिस पे अगले 3-4 सालों में वो प्रोग्राम अच्छा बड़ा हो चुका था। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम नहीं था कि जहाँ पे पुअर पेशेंट्स की हेल्प की जा सके। तो फिर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फंड से 2016 में ये इदारा बनना शुरू हुआ, और दिसंबर 2017 में इसको इनाग्रेट कर दिया गया, और उस वक्त इसका आउट पेशेंट और कुछ लिमिटेड सर्विसेज जो हैं वो शुरू हो गई। उसके बाद फिर थोड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली ये इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ता रहा। फिर बीच में कोविड आ गया, उसकी वजह से कोविड टाइम्स तक ये हॉस्पिटल ऑलमोस्ट बन चुका था, और इसको एज अ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोविड सेंटर भी यूज़ किया। तो लाहौर और लाहौर के आगे पीछे के जो बेशुमार पेशेंट्स थे उनका कोविड का इलाज हुआ। सो जब कोविड की वेव ख़त्म होगी, तो उसके बाद यहाँ पे फिर बाकायदगी के साथ जो है लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट का आगाज़ हुआ। तो बुनियादी तौर पे ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हॉस्पिटल बनाया है, सरकारी हॉस्पिटल है, बट गवर्नमेंट ने इसको फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी है, और ये रन होता है एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के थ्रू। तो इसकी प्रीडोमिनेंट फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, बाकी कुछ जो है डोनेशंस के थ्रू, और कुछ जो है जो लोग खुद अपना इलाज अफोर्ड कर सकते हैं। तो तकरीबन 25% लोग जो हैं वो अपना इलाज अपनी जेब से अफोर्ड करते हैं, और बाकी जो 75% पेशेंट्स हैं उनका इलाज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फंड से होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहला कामयाब तजुर्बा आपकी जानिब से हुआ लिवर ट्रांसप्लांट का। इससे पहले भी अटेम्प्ट्स हुए थे सन 2000 में, 2001 में भी, लेकिन वो नाकाम तजुर्बे रहे। तो जब पहला अटेम्प्ट आप कर रहे हैं और वो कामयाब अटेम्प्ट था, तो पुराने नाकाम तजुर्बों का कितना प्रेशर आपने महसूस किया, प्लस जब वो कामयाब हो गया तजुर्बा तो फिर कैसा महसूस हुआ आपको और कैसा फीडबैक मिला? देखिए प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं अपनी सारी मेरी ट्रांसप्लांट की ट्रेनिंग जो है वो इंग्लैंड में थी, और उसके बाद जब मैंने इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ज्वाइन किया, तो अब ये जो अटैम्प्ट्स हैं जिस तरह आपने बताया ये अराउंड 2002-2003 थी, और हम 2012 में अपना पहला ट्रांसप्लांट करने लगे। से ये 10 साल के गैप में फिर दूसरी या तीसरी और कोई अटैम्प्ट नहीं हुई। और फॉर मी जो इंग्लैंड से ट्रेनिंग करके आते हैं आप और एक नई चीज़ शुरू करने लगते हैं, तो अब ऑब्वियसली फेलियर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और फिर ये है कि आपके जितना सपोर्ट सर्विसेज हैं वो शायद उस लेवल पे ना हो, ये भी आप पे प्रेशर होता है। तो प्रेशर तो बेइंतहा था, क्योंकि अगर शुरू में आपके कुछ अनफॉर्चुनेटली इस तरह के ऑपरेशंस फेलियर हो, तो देन योर करियर इज़ ओवर एंड द प्रोग्राम इज़ ओवर। फिर आप इधर ना बैठे होते फिर आप यहाँ इधर ना बैठे होते। लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने मदद की, जिसकी वजह से वो पहला ट्रांसप्लांट जो था एक बच्चे का था, 10 साल का बच्चा था, तो वो भी बहुत बड़ा प्रेशर था। वो 7 बहनों का इकलौता भाई था, उसके पेरेंट्स का ग्रुप उसे मिलता नहीं था, तो ये भी एक प्रेशर था। इट वाज अ वेरी, वैसे तो हर ट्रांसप्लांट प्रेशस होता है, लेकिन अंडर द सर्कमस्टांसेस कि हमारा भी पहला था, इंस्टीट्यूशन का भी पहला था, और ये लिविंग डोनर जो है फैमिली के लिए एक बच्चा, एक बेटा, 7 बहनों का भाई, तो हर तरह का प्रेशर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया,
और उसके बाद ज़रा इस तरह का जब ऑपरेशन आपके कामयाब होते हैं तो पूरे इंस्टीट्यूशन को भी और टीम को भी और सभी के लिए साहब फ़ख्र का बायस होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो लिवर ट्रांसप्लांट होने के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ जाती है? क्या वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं आम इंसानों की जैसी? जी बिल्कुल, देखें लिवर ट्रांसप्लांट जो है ना, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। नॉर्मली आप ट्रांसप्लांट करते हैं उन लोगों का है जो on the face of death है basically the next 3-6 months में, मतलब there is no other option, there is no other option, you know, either they have a liver failure या उनको liver cancer है, तो तब ही आप उसको as a life saving treatment ये ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करते हैं। तो जो ट्रांसप्लांट की सक्सेस है बेसिकली उसकी डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, लेकिन आप उसको 1 year, 5 years, 10 years, 20 year सर्वाइवल आफ्टर ट्रांसप्लांट देखते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर 100 लोगों का ट्रांसप्लांट हो तो साल के बाद उनमें से 90 या उससे ज़्यादा लोग नॉर्मल लाइफ गुजारते होने चाहिए और 5 साल के बाद जो है वो उन 100 में से कम 78 या 80% लोग जो हैं वो अलाइव एंड हेल्दी होने चाहिए। इसी तरह 10 इयर्स के बाद जो है वो तकरीबन 68% लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हुए अलाइव होना चाहिए और 20 इयर्स के बाद तकरीबन 56 या 58% लोगों को शुड बी हैविंग अ नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ। 20 to 30 इयर्स आप कह रहे हैं कि बड़े आराम से गुजर सकते हैं, कोई वो नहीं है, बिल्कुल टोटली नॉर्मल लाइफ। वेल डिपेंड करता है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, यानी जिस तरह अभी तक लिवर ट्रांसप्लांट का जो लॉन्गेस्ट सर्वाइवर है वो आई थिंक दैट इज़ 46 ईयर आफ्टर ट्रांसप्लांट। अच्छा, तो यंग जो लोग हैं जिनका चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस में ट्रांसप्लांट होता है उनकी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, एक्सपेक्ट के इफ नॉट नॉर्मल लेकिन नियर नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी यू एक्सपेक्ट। वेरी गुड, ज़बरदस्त। लिवर ट्रांसप्लांट जो है इट इज़ डिपेंडेंट on donation of liver organ basically by another healthy individual। तो इसमें डोनेशन का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। अच्छा, फिर उसमें भी आपकी कोई मैचिंग होती है कि वो पता नहीं ब्लड ग्रुप ना करे, कोई रिश्तेदार ही दे सकता है, कोई इसमें कोई लॉज भी हैं, कुछ इलीगल प्रैक्टिस करते हुए भी बहुत से लोग। तो एक तो मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगा कि इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर बताएं और उस चीज़ को हाईलाइट करें कि कौन दे सकता है कौन नहीं देता। और पाकिस्तान में ऑर्गन डोनेशन जो है इसका कॉन्सेप्ट तो है, हम LRBT अक्सर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आंखों का या दिल लिवर, लेकिन इसका कोई फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर है, कोई प्लेटफॉर्म है, कोई वेबसाइट है कि भाई अगर मैं अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता हूँ अपनी डेथ के बाद ताकि वो साइंस के लिए या इंसानियत के काम आ सकें, तो उसका प्रोसीजर क्या है? अगर आम आदमी कोई करना चाहे तो उसके लिए वो क्या करे? थैंक यू। देखिए डोनर्स जो हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो लाइफ डोनर है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल अपने जिस्म का कोई पार्ट जिस तरह एक गुर्दा या आधा लिवर वो डोनेट कर दे, इनको हम कहते हैं लिविंग डोनर्स। तो अभी पाकिस्तान में ज़्यादातर लिवर और किडनी के जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो तो इन लिविंग डोनर से ही होते हैं, जब कोई फैमिली मेम्बर जो है वो रिश्तेदार जो है वो अपना पार्ट या आधा लिवर डोनेट करता है। दूसरी फॉर्म जो है आधे से मतलब कि 2 मतलब कि वो खुद सही रह सकता है और लिवर डोनेट करने के बाद? ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने आपको देखें जितने भी ऑर्गन्स हैं इतनी अबंडेंस में दिए हुए हैं, जिस तरह लिवर आपका इवन 70% लिवर भी रिमूव कर दिया जाए तो स्टिल यू कैन लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ। यानी कि खुद डोनर 30% पे गुजारा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और लिवर ऐसा ऑर्गन है जो ग्रो करके वापस अपने ओरिजिनल साइज पे भी आ जाता है। तो जो दूसरी टाइप है डोनर्स की वो है डोनेशन आफ्टर डेथ, कि किसी के साथ ऐसी इंजरी हो जिससे ब्रेन डेड हो जाए, फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, किसी की ब्रेन सर्जरी हो या जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं, इस किस्म के इतने ऐसे इवेंट्स जिससे ब्रेन डैमेज हो जाए तो वो शख्स एज अ पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे उसका इलाज किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ब्रेन बहुत हद तक डैमेज हो जाए और ब्रेन के स्पेशली जो वाइटल एरियाज़ हैं जो आपकी ब्रीदिंग को हार्ट को कंट्रोल करते हैं वो डैमेज हो जाएं, तो मेडिकल साइंस में डिफरेंट तरीके से टेस्ट करके आप ये साबित कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल जो है ये ब्रेन डेड है। तो ब्रेन डेथ जो है मेडिकल साइंस में इज़ अ एक्चुअल डेथ। ओके। ऑल्दो ये वाले पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जो हैं ये चूँकि हॉस्पिटल में और ICU की सेटिंग्स में होते हैं और वेंटिलेटर पे होते हैं, इनको दवाइयाँ दी जा रही होती हैं, इंटैक्ट होते हैं इनके ऑर्गन्स, तो उनका हार्ट पंप कर रहा होता है, इसलिए बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो विंडो है कि अनफॉर्चुनेटली समबॉडी इज़ ब्रेन डेड टू जब उसकी सर्कुलेटरी डेथ यानी उसका हार्ट भी रुक जाए, अगर आप वेंटिलेटर से हटा दें तो वो रुक जाएगा,
ये वाली वो विंडो होती है जिसमें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की फैमिली अगर ये चाहे कि उसके ऑर्गन्स ले लिए जाएं तो उसका ऑपरेशन करके ऑर्गन्स लिए जा सकते हैं और दूसरों के काम आ सकते हैं। जहाँ तक आपका सवाल था, ये वाला फ़ैसला तो मेरा ख्याल है हमें ज़िंदगी में करना होगा। और कि जी मैं अगर मेरी इस तरह की कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है या नेचुरल डेथ भी होती है क्या? या नेचुरल डेथ भी होती है और इस तरह हॉस्पिटल सेटिंग में होती है जहाँ पे समवन इज़ ब्रेन डेड, तो एक तो ये है कि आपने अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को ये अपनी लाइफ में बताया हो कि इफ़ समथिंग हैपन्स टू मी लाइक दिस, तो उस वक्त मेरे ऑर्गन्स जो हैं वो किसी के लिए दे दिए जाएँ। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस में और फेडरल कैपिटल में भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं जो पूरी ट्रांसप्लांट की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। उसको कहते हैं ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। तो इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है, पेशावर में भी है और कोयटा में भी है। और इनके आगे सब ऑफिसेस भी होते हैं बड़े शहरों में। तो इनकी आप वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। जिस तरह पंजाब में पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू वांट टू बी अ डोनर। तो उसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स, अपना नाम, पता, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ब्लड ग्रुप, सो यू जस्ट शो योर सेल्फ के यू आर अ डोनर, यू शो योर अवेलेबिलिटी। और उसके बाद लाइफ गोज़ ऑन। अगर आप एक सेहतमंद इंडिविजुअल हैं, आप अपनी लाइफ गुजारते रहेंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि वो लोग जिन्होंने आइदर रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, और आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली ये है कि आपकी फैमिली को पता हो, क्योंकि इफ़ समथिंग लाइक दैट हैपन्स तो आपकी जो फैमिली है दैट विल बी अराउंड, लेकिन और डॉक्टर वो साहब ये आपकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे खुद बेसिकली। डोनर के क्या पैरामीटर्स होते हैं कि इन पैरामीटर्स पे डोनर पूरा उतरेगा तो हम इसका लिवर ट्रांसप्लांट करेंगे? देखिए वो तो डिपेंड करता है ना। अगर मैंने आज इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी डेथ के बाद मेरे ऑर्गन्स ले लिए जाएं, तो आई डोंट नो कि ये वाकया कल होना है या ये वाकया आज से 15 साल या 20 साल बाद होना है। आई डोंट नो दैट। और वेदर ये डेथ घर में ही हो जानी है, हवा में होनी है, या किसी बिल्कुल, हॉस्पिटल you की never सेटिंग know। में होनी है। तो मेरा ख्याल है कि आपकी फैमिली को ये चाहिए कि उन हालात में जो जिस भी आईसीयू में पेशेंट हो, उनके डॉक्टर कहेंगे दिस इज़ व्हाट आवर डियर वन वांटेड इन हिज लाइफ, तो वो फिर मेडिकल टीम जो है वो उस टाइम पे असेसमेंट कर लेती है, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी से कांटेक्ट कर लेती है, ट्रांसप्लांट। तो देयर आर सर्टन एंड डिफाइंड क्राइटेरिया। उसमें एज भी है, जनरल फिटनेस भी है, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV किसी को नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक इस वक्त आज के प्रोग्राम के तवज्जो से तो यही मैसेज है कि ये एक ऐसा नोबल कॉज है, इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ लाइफ बेसिकली, कि अगर आप कि इस तरह एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और आप अपने ऑर्गन्स किसी को डोनेट कर देते हैं, तो बहुत से लोगों का भला इसमें हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, लिवर ट्रांसप्लांट का काम पाकिस्तान में कंटिन्यूसली हो रहा है। मेरी नॉलेज के मुताबिक तकरीबन 10 अस्पताल हैं, 3 कराची में, 3 लाहौर में, 3 पिंडी इस्लामाबाद में और 1 गंबट सिंध इंटीरियर सिंध में। मैं जानना चाहूँगी कि इनकी कैपेसिटी के बारे में बात करें। सभी को आपकी सुपरविजन हासिल है? अभी तक कितने लिवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और कितने पेशेंट्स का क्या ट्रैफिक क्या है? मतलब कि ऑब्वियसली इट मस्ट बी ऑन द राइज, बट अप्रॉक्सीमेटली एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम कितने पेशेंट्स होते हैं? देखें, पाकिस्तान में ये जो ट्रांसप्लांट की रेगुलर एक्टिविटी है, ये 2012 से हमने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से शुरू की। तो ना सिर्फ यहाँ पे ट्रांसप्लांट होना शुरू हुआ, इसके अराउंड जो एक बहुत बड़ी टीम बनती है या एक नेक्स्ट जनरेशन लोगों की तैयार होती है ट्रेनिंग के थ्रू, तो उसमें आपके ट्रांसप्लांट सर्जन्स भी थे, ट्रांसप्लांट फिजिशियंस भी थे, एनेस्थेटिस्ट थे, टेक्नीशियंस थे, नर्सेज थे। सो एक पूरा हर एरिया का लोग यहाँ से ट्रेन होना शुरू हो गए। उसके बाद यही लोग फिर यहाँ से गंबट भी गए, यही लोग कराची में डाउ इंटरनेशनल में भी गए, आर्मी के लेबर यूनिट में गए, लाहौर में। तो इस तरह अब ये जिस तरह आपने कहा कि 10 सेंटर्स हैं, तो यस 10 ट्रांसप्लांट सेंटर्स पाकिस्तान में हैं जहाँ पे ट्रांसप्लांट एक्टिविटी रेगुलरली हो रही है, ऑफिशियली ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर ऑल टुगेदर इनको देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि इन सब सेंटर्स की एक्टिविटी को मिला के रफली 600 से 700 ट्रांसप्लांट्स हर साल पाकिस्तान में होते हैं पूरे एक साल, जिसमें ये PKLI और जो गंबट है, ये 2 बड़े प्रोग्राम्स हैं। रफली 200 या उससे ज़्यादा ट्रांसप्लांट इन दोनों सेंटर्स में होते हैं। बाकी कुछ सेंटर्स में अराउंड 100 ट्रांसप्लांट एनुअली और कुछ में 30 to 40। ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन है ये कितना महंगा होता है डॉक्टर साहब? इसकी क्या प्राइस, कॉस्ट क्या है इसकी? देखिए, हम PKLI में तो जो ट्रांसप्लांट है ये चूँकि इट इज़ बैक्ड अप बाय द गवर्नमेंट फंडिंग,
तो हम तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर रहे होते हैं, तो ये तकरीबन 4.5 मिलियन यानी 45 लाख रुपया इसके ऊपर कॉस्ट आती है। 10 लाख प्राइवेट सेक्टर में ज़ाहिर है उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने मार्जिन भी रखना होता है, और वो डाल लेते हैं। तो और इसमें जो एक एंगल और एलिमेंट है जो इलीगल ग्राफ्टिंग का है, और ये डॉक्टर्स इलीगली ऑपरेट करते हैं, बड़े हम सुनते हैं FIA ने केस पकड़ लिया और पेशेंट्स की डेथ हो गई। बल्कि मुझे याद है उमर शरीफ मरहूम, अल्लाह नगरी की रहमत करे, उनकी साहबजादी का भी शायद केस मिस हैंडल हो गया था एंड शी पास्ट अवे। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है और वो हाउ इलीगल वो क्यों काम करते हैं? जब हॉस्पिटल्स हैं तो इलीगल क्यों लोग कराते हैं, उसकी क्या वजह है? देखिए प्राइमरीली जो इलीगल ट्रांसप्लांट हैं ये किडनी ट्रांसप्लांट के डोमेन में ज़्यादा होते हैं। बेसिकली इलीगैलिटी शुरू वहाँ से होती है कि आपके पास अपना कोई फैमिली का मैच डोनर अवेलेबल नहीं है, या अगर डोनर है भी तो लोग चाहते हैं कि हमारा कोई अजीज़ हमें ना दे, कोई दे दे। मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर कि आप अपने किसी अजीज़ से कुर्बानी नहीं लेना चाहते, यू वांट कि कोई बाहर का आदमी कहीं से मुझे मिल जाए। सो जिन लोगों के पास पैसा होता है उनकी कोशिश होती है कि वो खरीद लें, रादर दैन कि अपना बहन बेटी को खुद डोनेट करें, वो ख़रीदना चाहते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि डोनेट करने के बाद भी जो डोनर है वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है और बिल्कुल 100% फिट होता है, ऐसे ही। तो फिर क्यों ये खौफ या मिथ क्यों है? देखिए खौफ तो होता है ना, ऑपरेशन से पहले आपको खौफ तो होता है कि खुदा न खास्ता ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद कोई ऐसा इवेंट ना हो जाए। और फिर दूसरा ये है कि अगर अवेलेबिलिटी है, अनफॉर्चुनेटली गुर्बत की वजह से पाकिस्तान में बहुत से लोग अपने गुर्दे बेचते हैं, और ये पूरे जो गुर्दों की ख़रीदो फरोख्त का पूरा नेटवर्क है जिसके आपने इज़हार किया कि जी FIA छापे मारती रहती है, तो किडनी का ट्रांसप्लांट चूँकि टेक्निकली इतना डिमांडिंग नहीं है, रिलेटिवली सिंपल ऑपरेशन थिएटर में भी ये ट्रांसप्लांट हो सकता है। ये एक्सप्लॉयटेशन होती है कि लोग घरों में भी जो है एक कमरे में जो है डोनर का ऑपरेशन कर लिया छोटे मोटे सामान के साथ, ऑल्दो दीज आर नॉट परफेक्ट कंडीशंस। इसीलिए इस तरह के जो इलीगल ट्रांसप्लांट्स होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल अच्छा नहीं होता, सक्सेस रेट कम होता है, उनका सक्सेस रेट कम होता है। और कभी ऐसा हुआ है कि लास्ट मोमेंट पे डोनर ने कहा हो कि नहीं आई एम नॉट रेडी मेंटली, मैं नहीं करवाना चाहता? जी बिल्कुल, हमसे हमारे साथ लिवर में बिल्कुल हुआ है कई दफ़ा। इवन बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए, बहन भाई एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक रात पहले एडमिट होके उन्होंने खौफ भी होता है ना ऑपरेशन का। खौफ तो है जी, मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग जेस्चर। और जो लोग ये डोनेशन करते हैं अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का अजर दे, बहुत बड़ी कुर्बानी है। बेशक। जिगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं, पहले तो आप ये बताइए। दूसरा ये कि वो कौन सी डाइटरी हैबिट्स हैं जिनको अपनाने से जिगर के मरीज़ तकलीफ़ में रहते हैं, परेशान रहते हैं? या फैटी लिवर का जिक्र ज़रूर कीजिए, फैटी लिवर क्या होता है, कैसे बन जाता है? यानी अगर रोज़ा रखें तो उन्हें क्या तकलीफ? तकलीफ का लेकिन नॉर्मली तो अब डिपेंड करता है कि लिवर की जो बीमारी है वो किस स्टेज के ऊपर है। अगर तो बिल्कुल एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है तो वो लोग तो ज़ाहिर रोज़ा नहीं रख सकते, वो तो बेचारे इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल ही होते हैं, उन्होंने दवाइयाँ टाइम पे खानी होती हैं, पानी का नमक का परहेज़ करना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज़ जो एक पेशेंट जिसका लिवर वैसे ठीक काम कर रहा है लेकिन डिजीज़्ड है, जिसमें से फैटी लिवर आपने कहा, तो फैटी लिवर ऑल्दो इट इज़ अ फैटी लिवर बट अदरवाइज़ लिवर बिल्कुल ठीक है। और लेकिन आपने देखना ये है कि फैटी लिवर हुआ क्यों है। तो फैटी लिवर जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि लोग ज़्यादातर, हमारा चूँकि डाइटरी पैटर्न आजकल चेंज हो चुका है, हम ज़्यादा जंक फूड करते हैं, ऑर्गेनिक खुराकें नहीं हैं, ऑर्गेनिक भी नहीं है, और जितनी है इट इज़ अ वेरी हाई कैलोरी इनटेक। मतलब आपका एक मील जो है वो फास्ट फूड का, वो खाते हुए पता भी नहीं चलता, बट एट दी एंड आपको पता चलता है आप 1000 से 1200 कैलोरीज खा चुके हैं। तो बेसिकली जितना ज़्यादा आप खाएंगे, अब उसमें से जितना भी बाय प्रोडक्ट्स मेटाबॉलिज्म के हैं उनमें से बॉडी ने स्टोर कर लेना इस सारे को फ़ैट में। तो जिस तरह फ़ैट आपकी टमी पे होगा, आपकी टांगों पे होगा, आंतों के अंदर होगा, इसी तरह लिवर भी एक ऐसा साइट है जहाँ पे फ़ैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे फ़ैट ज़्यादा स्टोर होता है इट बिकम्स अ डिजीज़, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। सही। तो बेसिकली इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ओवर ईटिंग, बैड इंडिकेशंस क्या हैं जिससे पता चले कि फैटी लिवर का पेशेंट है? क्या इंडिकेशंस? देखिए फैटी लिवर की स्टेज के ऊपर सिम्टम्स तो जनरली होते ही नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप अपना अल्ट्रासाउंड करें आपको पता चलेगा फैटी लिवर है, या आप अपने ब्लड के टेस्ट करें जिनको LFTs कहा जाता है और वो एबनॉर्मल होंगे।
So otherwise somebody will be तो absolutely मेटाबॉलिक normal. सिंड्रोम तक कैसे इंसान पहुंच जाता है फैटी लिवर से? देखिए फैटी लिवर इज वन पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और मेटाबॉलिक Okay. सिंड्रोम जो है दिस इज ऑल ऑफ द न्यू Because of- वर्ल्ड डिजीज, और काइंड ऑफ ये तो पैंडेमिक है, बिकॉज पूरी दुनिया में मोटे लोग जो हैं या ओवरवेट ओबेसिटी जो है, तो जिस तरह लिवर इफेक्ट होता है इसी तरह आपका हार्ट, पैनक्रियाज, आपकी ब्लड वेसल्स, ये सारी बॉडी के जो पार्ट्स इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है, तो ये इफेक्ट होते हैं एंड कोलेक्टिवली आप इस सारे को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो लिवर इज़ वन ऑफ द ऑर्गन जो इसका एंड प्रोडक्ट है, और इवेंचुअली ये डैमेज हो जाए, यानी कि हम अगर जिगर का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं। और ये बहुत जिगर ज़्यादा। दोस्त वाला जिगर नहीं है, एक्चुअली फिजिकल जिगर की बात है। दोस्तों को भी कहते हैं ना जिगर दोस्तों है का वो। भी कहते ख्याल हैं, रखना जिगर। पड़ता है दोस्तों का भी और ख्याल उस रखना जिगर से होता आप जिगर मांग लें फिर। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, आप ये तो ऑब्वियसली ऑपरेशन भी करते हैं और फैटी लिवर का आपने बताया और इतना कुछ आप देख चुके हैं, तो आप अपने जब आप अपनी डाइट खाना खाते हैं, ऑब्वियसली आप भी कश्मीरी हैं तो आपको भी खाने पीने का तो शौक होगा, अच्छी खुराक का, तो आप कंट्रोल मैनेज कर लेते हैं? देखिए डे टू डे लाइफ में तो आई माई सेल्फ इज अ लिटिल ओवरवेट, लेकिन है कि जैसे ही मैं थोड़ा सा ज़्यादा होता हूँ या कट डाउन माई इनटेक और साथ साथ एक्सरसाइज भी, तो इट इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस। सही। और बेसिकली इट्स अ लाइफस्टाइल। Okay. यू हैव टू चेंज योर अप्रोच। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, हॉस्पिटल टूरिज़्म एक बड़ा बज़ वर्ड है आजकल दुनिया में, और बहुत से मुल्क अपना ज़र मुबादला जो है इसके ज़रिए भी कमाते हैं कि बड़ी मेजर स्ट्रीम होती है। हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें, पूरी दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी, और वो अच्छे अस्पताल बना के वहाँ से हॉस्पिटल टूरिज़्म के ज़रिए, तो ये जो PKLI है क्या ये उस ज़मीन में हमारी कोई मदद कर सकता है पाकिस्तान की हॉस्पिटल टूरिज़्म के हवाले से? जी बिल्कुल करनी चाहिए। अभी तक हमारे पास जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं, हाँ वो UAE में हैं, कुछ कनाडा, US और इंग्लैंड से वो हमारे पास आते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, बट दे आर ऑल पाकिस्तानी सेटल्ड अब्रॉड। जहाँ तक टूरिज़म की बात है, मेडिकल टूरिज़म की, आई थिंक वो शायद उस वक्त पॉसिबल होगा जब पाकिस्तान एज अ होल आगे बढ़ेगा। वेल यू हैव टू लुक एट पाकिस्तान फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है। सैडली पाकिस्तान सेफ नहीं समझा जाता, टूरिस्ट फ्रेंडली उस तरह नहीं है, बाकी दुनिया के साथ जो कनेक्टिविटी है एयरलाइंस व्हाट के अबाउट द थ्रू। फैसिलिटी, इज इट अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हवाले से है ये PKLI बिल्कुल के बिल्कुल फैसिलिटीज़ जो हैं और जो यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है? अभी आप इसमें AI में भी आपने कोई एक लेटेस्ट सर्जरी की थी बड़ी ज़बरदस्त, लास्ट टाइम मेरी आपसे बात हो रही थी, उस वाले से बताएं कि आर यू अब्रेस्ट विद ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दैट आर प्रेवलेंट इन द वर्ल्ड? जी बिल्कुल, हमारे पास ये पूरा बड़ा मॉडर्न हॉस्पिटल है, इसके ऑपरेशन थिएटर्स और बाकी जितने एरियाज़ हैं वेरी वेरी मॉडर्न इक्विपमेंट और हाईली ट्रेंड फॉरेन डॉक्टर्स जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। जो अभी लेटेस्ट एडिशन है हमारे इक्विपमेंट में वो हैं सर्जिकल रोबोट्स, तो वी हैव गॉट 2 रोबोट्स। तो रोबोटिक सर्जरी जो है जी वो भी हमने PKLI में पिछले 8-9 महीनों से शुरू कर दी है, और वी हैव डन मोर देन 100 ऑपरेशंस। सो प्राइमरीली अभी ये रोबोटिक सर्जरी जो है हम वो गुर्दों के ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं, और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बाकी जो एरियाज़ हैं उनकी तरफ भी तो जाएंगे। डॉक्टर साहब रिसेंटली आपने एक डेड ब्रेन से 7 ऑपरेशन किए, या यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि 7 अफराद की जान बचाई। कैसे मुमकिन था ये सब कुछ करना? देखिए उसी तरह जिस तरह आपने पहले बात की कि डोनेशन के बाद, डेथ के बाद अगर कोई डोनेट कर दे, जिस तरह इस पर्टिकुलर डोनर ने, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। उन्होंने, उनकी फैमिली ने जब उन पे ये वक्त आया तो उन्होंने हॉस्पिटल को अप्रोच किया कि आप हमारे अजीज़ ऑर्गन्स देना चाहते थे, आप इनके ऑर्गन्स ले लें। एंड दैट इज़ वेयर फिर ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के थ्रू हम लोगों को पता चला कि जी एक पोटेंशियल डोनर है एक हॉस्पिटल में। फिर हम लोग वहाँ पे गए, उनका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करके उनके ये ऑर्गन्स लिए गए। कौन कौन से ऑर्गन आपने लिए? जिस तरह इनकी 2 आंखों का मतलब पूरी आंख नहीं है, उसके मतलब यह है कि सामने वाली जो लेयर जिसको कॉर्निया कहा जाता है वो उन्होंने डोनेट की। वो 2 आंखें जो हैं वो रावलपिंडी के एक अशफा ट्रस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे 2 लोगों की बिनाई उससे वापस आई। फिर उसके 2 किडनीज़ थे जो रावलपिंडी में 2 डिफरेंट लोगों को किडनीज़ लगे, तो उनका लिवर और पैनक्रियाज जो है वो हम लाहौर एक ज़िंदगी से 7 जिंदगियां माशाल्लाह बची। जी जनाब, डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस C के ख़ात्मे के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेडलाइन दी थी 2030 की, तो इस सिलसिले में पाकिस्तान कहाँ पे है और क्या स्टेप्स आप लोग कर रहे हैं इसको
अमली जामा पहनाने के लिए? पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है इसमें इस दौड़ में, लेकिन मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट ने एक PC1 अप्रूव किया है। अब इसकी एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड होगी, इसके लिए फंडिंग रिक्वायर्ड होगी। हम PKLI के प्लेटफॉर्म से तो पंजाब के 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट हमें दिया गया है, तो उसमें इंशाल्लाह अभी हम ये रमज़ान के बाद उस पर काम शुरू करने लगे हैं। आई थिंक अभी भी इनफ टाइम है, अगर गवर्नमेंट की विल हो, फंडिंग हो और इसको एक मेथड से किया जाए तो वी कैन स्टिल फुलफिल जो 2030 का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है Yes. हेपेटाइटिस सी फ्री, मतलब दैट्स द टारगेट ऑफ द WHO के हेपेटाइटिस फ्री वर्ल्ड होनी चाहिए। अब ये अचीव होगा कि नहीं, दैट हैज़ टू बी सीन।